मैं तो आराम से बात करता हूँ। वही तो बात है, आराम से बात करने में और ज़्यादा डर लगता है। कि तुम पहली बार जब मुझे मिले थे तुम डर गए पहली थे। बार मैंने जब उन्हें फ़ोन किया था ना, आपने हेलो बोला, हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। क्यों, मैंने क्या बहुत डरावनी आवाज़ में हेलो बोला था? नहीं, फिर इतने आराम से बोला था ना, अब हम हैरान हो गए, हम बोले क्या आगे, क्या बोले। चलो हेडिंग डालो, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे कुछ तो होगा तब तो मुश्किल लगता होगा। नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। जब हम करेंगे ना इसको तो लगेगा कि इस चैप्टर में तो कुछ था ही नहीं, तो बहुत सिंपल चैप्टर था। और इस चैप्टर में बच्चे कहते हैं बहुत सारा फॉर्मूले हैं, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। पता है कि अभी ना उनके सेमेस्टर एग्जाम हुए थे सेकेंड ईयर वालों के, तो मैंने ना इनकम टैक्स के नोट दिए थे अपनी फ्रेंड को। तो उनका जो एग्जाम का पेपर है तो उसमें 3 की 4 क्वेश्चन थे, उसने बोली सारे आंसर मुझे इसी नोट में से मिल गए। तो अगर तुम भी इनकम टैक्स के एग्ज़ाम देते, तुम्हारा तो खैर हुआ नहीं था। हाँ, तो मैंने बताया ना, देखो मैंने तुम्हें इनकम टैक्स जो कराया वो बीकॉम से ऊपर लेवल का सिखाया था, क्योंकि बीकॉम लेवल पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बीकॉम का सिखाता ना तो तुम्हें क्वेश्चन तो करना आता। फिर मैंने उससे नोट्स मांगे, उसने दिया भी नहीं, फोटोकॉपी करा के रखी उसके बाद बोले तो मुझे पढ़ना है इसको। देखो क्या होता है, इनकम टैक्स मुझे तुम्हें था समझाना, ठीक है, यानी अंडरस्टैंड कराना था। अंडरस्टैंड कराने के लिए मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अगर मैं सिर्फ बीकॉम का कराऊंगा ना तो बीकॉम पता कैसे है कि एक चीज़ को समझना है, वो इधर काट देगा, बोलेगा इतना समझ लिया, अब इतना समझ लो, अब इतना समझ लो, ये पार्ट वो देगा ही नहीं। तो तुम्हें पूरी अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ इतना पता चलेगा, अच्छा ये काम करना है, इतना पता चलेगा और इतना पता चलेगा। लेकिन अगर उसको पूरा समझना है तो पूरी लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैंने पूरा सिखाया था, इसलिए तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो गई। चलो मार्जिनल कॉस्टिंग पे आते हैं। अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि कॉस्ट जो है ना वो 2 हिस्सों में बटी होती है हमेशा, ठीक है, हालांकि ये और भी होती है, 3 में बांट देते हैं। चलो मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि कॉस्टिंग जो है या कोई भी कॉस्ट है वो 3 हिस्सों में बटी होती है। एक होती है हमारी फिक्स कॉस्ट, एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरी होती है सेमी वेरिएबल या वेरिएबल। बताओ समझ आया? फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ये तो कई बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट अच्छा कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा था ये? सब्जेक्ट ही याद नहीं है तुम्हें तो? इको में पढ़ा था। वेरिएबल तो पढ़ा था, फिक्स नहीं पढ़ा था। फिक्स भी था, ठीक है। वो भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं था, तो क्या था वो, वेरिएबल एक्सपेंस ऐसे ही था लेकिन कॉस्ट नहीं था, मतलब कॉस्ट वर्ड नहीं था। नहीं था। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हालांकि कॉस्ट नहीं एक्सपेंस होते हैं, पर इसको हम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। बताओ ज़रा फिक्स कॉस्ट क्या होती है। अच्छा एक और भी था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, नाम सुना है? हाँ, अब ध्यान दे यार। ठीक है। हालांकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ इन दोनों की बात, बताओ देखो मार्जिनल कॉस्टिंग तो वैसे इन दोनों कॉस्ट की बात करती है, ठीक है, पर हम बाकी कॉस्ट भी ऐसे ही पढ़ लेते हैं। क्या होता है बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हिंदी में अवसर लागत कहते हैं। क्या होता है अवसर लागत? नहीं पढ़ा? जैसे कि को पढ़ी होगी हमने। ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो ए पे काम करे या बी पे काम करे। ए पे काम करेगा, ये इसको सैलरी दे रहा है 12,000 रुपये की, और बी पे काम करेगा, ये इसको सैलरी दे रहा है 15,000 की। तो अगर ये चूज़ करता है किसको, ये तो 15 को करेगा। हाँ, अगर ये चूज़ करता है बी को, तो कितना छूट जाएगा इसके पास से? 3,000। नहीं 12,000 छूटेंगे ना, 3,000 कहाँ से छूटेंगे? अच्छा 12 छूट 15 लेगा मिलेगा। तो इससे भी बोलेगा कि भी तुम भी पैसे दे दो मुझे। नहीं, कितने पैसे छूट जाएंगे इसके? 12,000। 12,000। और अगर ये चूज़ करता है ए को, 12,000। तो कितने पैसे छूटेंगे? 15,000। 15,000। तो मैं ये कह सकता हूँ बी के लिए, बी को चूज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 12,000। और ए को चूज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 15,000। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अवसर लागत
भाई आपका अगला अवसर क्या है, नेक्स्ट बेस्ट क्या है। अगर बी को चूज करते हो तो नेक्स्ट बेस्ट क्या है, ए। और अगर ए को चूज करते हो तो नेक्स्ट बेस्ट क्या होगा, बी। नहीं समझ आया, ये होता है अवसर लागत। जैसे अगर मैं कॉस्ट में बात करूं तो कॉस्ट में क्या होगा कि भाई मेरे पास दो टाइप के मटेरियल है, ठीक है, एक है मटेरियल ए, एक है मटेरियल बी, एक मटेरियल सी। मुझे कोई सामान बनाना है, ए से भी बन सकता है, बी से भी बन सकता है, सी से भी बन सकता है, ठीक है। ए का अगर मैं ए से बनाता हूँ तो ए का 1 यूनिट लगेगा, अगर मैं बी से बनाता हूँ तो 1.5 यूनिट लग जाएंगे, और मैं सी से बनाता हूँ तो 3 यूनिट लगेंगे। समझ आया। यानी मुझे एक सामान बनाना है, लेट सपोज मुझे केमिकल कंपाउंड बनाना है, दवाई बनानी है। अगर उस दवाई में मैं ए केमिकल यूज़ करता हूँ तो सिर्फ 1 चाहिए, बी केमिकल यूज़ करता हूँ तो उसके 1.5 यूनिट चाहिए, और सी केमिकल यूज़ करता हूँ तो उसके 3 यूनिट चाहिए। अब ए वाला जो है यह है 10 रुपये का, यह है 8 रुपये का, और यह है 3 रुपये का, ठीक है। बताओ समझ आए। तो इसमें से वो कौन सा लेना चाहेगा बताओ। अगर वो ए को यूज़ करता है तो 1 यूनिट पे कितने रुपए लग जाएंगे, 10 अगर बी को लेता है तो कितने लग जाएंगे, 8 नहीं 12 रुपये। बट 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, बट 1.5 यूनिट लगेंगे, 8 रुपये प्लस उसका आधा 4 रुपये, कितने हो जाएंगे 12 रुपये, और यहाँ पे 9 रुपये। बिना प्राइस बताया तुम्हें लग रहा था ये अच्छा है, जब मैंने प्राइस बताया तुमने कहा सी अच्छा है ना। तो यानी कि अगर वो सबसे अच्छा कौन सा लेना चाहेगा, सी, क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे कम है। अगर सी मार्केट से बाहर हो जाता है, मान लो तो सी उसको मिलता ही नहीं है, तो नेक्स्ट बेस्ट क्या होगा उसके लिए, बी, सॉरी ए, गलत बता रहे, ए होगा। तो यानी कि सी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ए, और अगर ए भी नहीं है मार्केट में तो बी, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नहीं समझ आया, ये दोबारा बताओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने शुरू में जो तुम्हें थ्योरी पढ़ने के लिए दी थी, अगर उसको पढ़ोगे ढंग से ना तो वहाँ पे आता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। और ये मैंने इको में भी समझाया था, पर वो अलग बात है, तुम भूल गए, ठीक है। वही रहता है ना कि आगे दौड़ो पीछे छोड़ो वाला नारा हमारा, कि भाई आगे चलते जाओ पीछे छोड़ते जाओ, पीछे जो बीत गए वो बीत गया। इतना सा दिमाग नहीं है हमारा, दिमाग सब, इंसान का दिमाग बहुत बड़ा होता है। इतना ही तो होगा, इतना सा सर है, इसमें कितना बड़ा दिमाग होगा, इतना बड़ा दिमाग। हाँ, इतना सा दिमाग होता है हमारा, पर हमारे जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो किसी भी दूसरे प्राणी से ज़्यादा होते हैं। वे सब कैसे बोलते हैं कि सबका दिमाग ना सेम होता है, किसी को कितना याद रहता है, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। याद दिमाग में ना मसल होती है। जैसे कि मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, हम चाय बना रहे हैं, ठीक है। अब चाय बनाते बनाते मान लो तुम कोई वीडियो देख रहे हो, तो कभी ऐसा होता है तुम वीडियो देखते देखते चाय बना रहे हो, तो चाय में तुम चाय पत्ती की जगह मिर्ची डाल दोगे। ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये होता है कि चीनी ज़्यादा डाल दे या पत्ती ज़्यादा डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मिर्ची डाल दे। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता? पता है उसमें मिर्ची डालती नहीं तो कैसे पता है? पता है मुझे। तुम तो वीडियो देख रहे हो, कैसे पता कि तुम्हें यही बनाना है? पता चल जाता है, कैसे पता चलता है ये नहीं पता। वही तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग की है ना मसल मेमोरी होती है। मसल मेमोरी मतलब जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं ना कोई काम को, तो हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि ये काम ऐसे होगा, उसको मसल मेमोरी कहा जाता है। अगर हम कोई चीज़ एक बार पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होता है, और जैसे कोई चीज़ होती है जो एक ही बार हमने देखी है या सुनी है तो वो जिंदगी भर याद रह जाती है। वो कैसे? वो अलग अलग होती है। देखो, देखने और सुनने वाली जो बात होती है वो अलग होती है, पढ़ने वाली बात अलग होती है। जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग है ना कहता है ये चीज़ बोरिंग है, चाहे हम कोई भी चीज़ पढ़े हमारा दिमाग बार बार कहता है कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ बोरिंग है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल उस चीज़ को करते हैं ना, दिमाग की है ना, नहीं दिमाग की गलती नहीं, हमारी बनावट की गलती है। जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं ना, तब हमारा दिमाग कहता है हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ मज़ा आ रहा है। अब वो हमारे दिमाग एक्टिव होना शुरू होता है। अब जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि ऐसे होगा। अगर उसी चीज़ को मैं रटवाना शुरू कर दूंगा तो हमारा दिमाग बोर कर देगा हमें कि भाई ये चीज़ तो बोरिंग है। दूसरी चीज़, हमारा दिमाग इलॉजिकल आइटम याद रखता है। सुना ना, फिक्स कॉस्ट। हाँ मतलब कीमत यही है तो ये चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल, भाई किसी भी चीज़ का जो रेट होगा वो फिक्स होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं रेट नहीं, कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। जो मतलब ठीक है, वही है, चेंज नहीं होगा। मतलब एग्जाम्पल ये पढ़ा था तुमने, इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट को, पता नहीं क्या कहते हैं, भूल गया, ये उसमें कॉस्टिंग में पढ़ा था। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ स्केल, एक चैप्टर था, याद नहीं है?
कुछ ग्राफ बनता था। ग्राफ तो वैसे ही नहीं आते। चल मैं बताता हूँ। ये कॉस्ट जो है ये फिक्स होती है, लिखो दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड, कॉमा वॉट एवर इज द लेवल ऑफ, या फिर वॉट एवर मत लिखो, दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड up to a certain level of production. Example, workers fixed salary, rent of factory या फिर ऑफिस, फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। कुछ पढ़ा था ऐसा? नहीं पढ़ा था? क्या कहते थे फिक्स्ड कॉस्ट को? स्थिर लागत। हाँ, स्थिर लागत। और इसको इसको क्या बोलते थे? सीमांत या पता नहीं, हिंदी में याद नहीं है। जी। चलो, ये कॉस्ट क्या होती है? ये कॉस्ट फिक्स रहती है चाहे आप कितनी भी प्रोडक्शन करो, ठीक है। हालांकि ये लाइन गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने लिखा कुछ और है, बोला कुछ और है। क्या लिखा है मैंने? लिख लिया? इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये कहना चाह रहा है फिक्स कॉस्ट कि आप कितनी भी प्रोडक्शन करो। देखो, मैं जनरली जब पूछता हूँ ना बच्चों से, किसी से भी, कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, तो वो क्या कहते हैं, आप कितनी भी प्रोडक्शन करो, चाहे आप 0 यूनिट बनाओ, चाहे आप 1 लाख यूनिट बनाओ, आपकी कॉस्ट जो उतनी की उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। वो क्या होती है? मेरी फिक्स कॉस्ट। हालांकि ये गलत है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैं एक भी यूनिट नहीं बनाता तो जो मेरे पास वर्कर आएगा जिनकी फिक्स सैलरी है, जिनको हमने फिक्स सैलरी पर रखा था, वो पैसे लेने आता है। मैंने कहा देखो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा, वो मान जाएगा? उसको तो पैसे देने पड़ेंगे। वो क्या है? फिक्स कॉस्ट। यानी चाहे मैं 0 यूनिट बनाऊं या 1 लाख यूनिट बनाऊं, वो कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। मेरी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री या फिर ऑफिस था, ठीक है। अब मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, जो उसका लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, वो आके कहता है रेंट दो। मैंने कहा मैंने कुछ बनाया ही नहीं, मैं रेंट किस बात का दूंगा, मैं कुछ बनाऊंगा लॉकडाउन में बंद रहा था। नहीं। लॉकडाउन तो अलग चीज़ होती है। देखो तो वो देना तो पड़ा ना भैया। हाँ, देना सैलरी पड़ा। भी देनी पड़ी, रेंट भी देना पड़ा। हाँ, लेकिन वो तो एक एक्सेप्शनल केस है ना, वो तो जनरल उस समय बना तो नहीं ना। नहीं, वो तो है नहीं बना, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस में आएगा। यहाँ हम जनरल केसेस पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे मैं 0 यूनिट बनाऊँ या 1 लाख यूनिट बनाऊँ, उसको रेंट तो देना ही पड़ेगा। फैक्ट्री का या ऑफिस का देना पड़ेगा। बिजली के जो खर्चे हैं, जो फिक्स खर्चे हैं, जो फिक्स चार्जेस आते हैं, चाहे मैं उसको बिल्कुल यूज़ ना करूँ, बंद करके रखूँ, लेकिन कुछ फिक्स चार्जेस आते हैं, वो तो देने ही पड़ेंगे। नहीं समझ आए? तो वो खर्चे जो कि हमारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो क्या होती है? हमारी फिक्स कॉस्ट। बताओ समझ आए? लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है। देखो, जो बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जो चेंज नहीं होती विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, मेरी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर मैं 5 लाख यूनिट तक बना सकता हूँ। अब इसका रेंट जो है, लेट सपोज इसका रेंट है 2 लाख रुपए, तो चाहे मैं 5 लाख यूनिट बनाऊँ, चाहे 0 यूनिट बनाऊँ या 1 यूनिट बनाऊँ, रेंट कितना जाएगा? 2 लाख। ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर मुझे 5 लाख 1 यूनिट बनानी है तो क्या करूँगा? क्या बना, कैसे बना लेंगे जब फैक्ट्री बना ही 5 लाख यूनिट? एक बार बताओ, तुम्हारे पास एक कुकर है, ठीक है, उस कुकर में पता है तुम्हें 1 किलो चावल बन सकते हैं। मम्मी ने कहा कि एक काम करो, 1.5 किलो चावल बनाओ, तुम कुकर तोड़ दोगे नीचे से और बोलोगे जगह बना देते हैं इसमें? कर सकते हो? तुम्हारे हिसाब से तो यही हो गया, हाँ बना देंगे। कैसे बना दोगे भाई? जितना उसमें सामान लग सकता है उतना ही तो बनाओगे, और कैसे बना दोगे? ये पर एनम की बात हो रही है। लेट्स सपोज साल में इतने ही बना सकती है मशीन, इससे ज़्यादा नहीं बना सकती। एक कार है, कार की टॉप स्पीड दे रखी है 120 किलोमीटर, तुम बोलोगे नहीं मैं तो 300 किलोमीटर पे चलाऊंगा। कैसे चलाओगे? चला ही नहीं सकते भाई, उसकी टॉप स्पीड ही इतनी है।
नहीं समझ आया? आगे हाँ, तो ये कहाँ से लॉजिक लेकर आए कि हाँ बना देंगे? मतलब मम्मी कहेगी तुम्हारे की क्या नाम है, चाय बना दो, तुमने छोटा सा एक भगोना लिया और 8 लोग आए, उसमें खाली 3 कप डल सकते दोबारा हैं। बनाएंगे एक बार तुम्हारे पर टाइम इतना है ना, वो एक लोग जो है 7 में आए हैं, तुम 4 लोगों को पहले चाय दो के बोलेगा भी रुक जाओ दोबारा बनेगी तो तुम चाय पीना, ऐसे कहोगे उनको? फिर वे कैसे बनेगी? कुछ हाँ तो वही तो दोबारा पूछ रहा हूँ भी क्या। बना सकते हैं हाँ और उसमें बन भी नहीं सकता है। हाँ। तो फिर नहीं बनाएंगे। क्यों और नहीं बनानी बनानी? भी मैं है। बनानी भी है। क्या होगा बीच का? तो फिर रास्ता ही नहीं है। अरे भाई बड़ा बर्तन ले लोगे ना, सीधी बात है, इसमें क्या सोच रहे हो इतना? अब तो बड़ा बर्तन ले लेंगे। आप तो बोल रहे हो इसी फैक्ट्री बनानी है, इसकी 5 लाख ही बनानी मैंने कहा कि 5 लाख बना सकती है, मुझे 5 लाख एक बनाना है तो क्या करूं? मैंने ये नहीं कहा इसी में चेंज बनानी कर है। लेंगे। हाँ, अब तुम्हें एडिशनल जगह लेनी पड़ेगी थोड़ा से अलग से फैक्ट्री लेने के लिए। मान लेते हैं हमें 6 लाख का ऑर्डर मिला, तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं नहीं 6 लाख का ऑर्डर नहीं, मैं तो 5 लाख बना पाऊंगा। बोले ले जाओ अपना, मुझे नहीं चाहिए ऑर्डर, 5 लाख लेना तो बताओ, ऐसे करेंगे उसको। हम 1 लाख रुपए के लिए अलग से फैक्ट्री ले लेंगे। लेट सपोज इसका रेंट है 1 लाख। अब बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 3 लाख। लेकिन हमने तो क्या पढ़ा है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, यहाँ तो बदल गई है। अब पढ़ो क्या लिखा है, दिस कॉस्ट इज फिक्स अप टू अ सर्टेन लेवल। कह रहे एक लेवल तक फिक्स है खाली है प्रोडक्शन के, यानी कि जहां पे आपका प्रोडक्शन लेवल थोड़ा सा बदला, आपकी फिक्स कॉस्ट भी बदल जाएगी। नॉर्मली लोगों को लगता है फिक्स कॉस्ट बदलती नहीं है, फिक्स कॉस्ट भी बदलती है, लेकिन कब बदलती है? अप टू अ सर्टेन लेवल। समझ आया? कि 5 लाख यूनिट तक अगर मैं बनाता हूं तो मेरी फैक्ट्री में 2 लाख का ही रेंट जाएगा। चाहे मैं 1 बनाऊं 2 बनाऊं, 5 लाख तक यूनिट बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख से जैसे ही ऊपर जाऊंगा, यानी एक सर्टेन लेवल से ऊपर में गया, तो मुझे अलग से फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मेरे पास मशीन है और मशीन को चलाने के लिए मैंने एक वर्कर रखा हुआ है जिसको मैं फिक्स सैलरी देता हूँ, लेट सपोज 2 लाख रुपए की साल की। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई तुम 2 लाख रुपए लो और भाई मशीन पे काम करो, 5 लाख यूनिट बनेंगे। अब मुझे 6 लाख का ऑर्डर मिल गया, मुझे एक और मशीन लगानी पड़ेगी और वहाँ पे एक और बंदे को रखना पड़ेगा, इसको भी सैलरी दूंगा, लेट सपोज 1 लाख रुपए। तो पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। अब फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 2 + 1 3 लाख। क्यों? क्योंकि 5 लाख तक फिक्स कॉस्ट रही 2 लाख और 5 लाख से जैसे ही ऊपर हो गई तो कॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख। चाहे मैं 5 लाख 1 यूनिट बनाऊं तो भी 1 लाख रुपए इसको दूंगा, 5 लाख 2 यूनिट बनाऊं या 6 लाख बनाऊं और 6 लाख से ऊपर नहीं बना सकता, फिर मुझे दोबारा फिक्स कॉस्ट चेंज करनी पड़ेगी, दोबारा वर्कर रखना पड़ेगा, दोबारा क्या कहते हैं ये फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, दोबारा प्लांट एंड मशीनरी डालनी पड़ेगी। बताओ समझ आया? यानी फिक्स कॉस्ट कभी भी कोई पूछे तो ये मत कहना कि फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होती है चाहे हम कितनी भी यूनिट बनाएं जो सेम रहती है। ये गलत डेफिनेशन है, बहुत बच्चे 99% बच्चे यही डेफिनेशन बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट का मतलब है ये वो कॉस्ट होती है जो एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक सेम रहती है। प्रोडक्शन अगर उस लेवल के पार चली जाती है तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। समझ आया या नहीं आया? ये मैं दोबारा बताऊँ, ये 11th ये तुमने उसमें नहीं पढ़ा था, इको में ये पढ़ा था कि भाई एक क्या कहते हैं प्रोडक्शन लेवल कितनी भी हो फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ा। और अगर तुम अपने किसी सहेली से किसी से पूछोगे ना फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वो ये बोलेंगे, पहले तो बोलेंगे फिक्स कॉस्ट होती है रेंट फैक्ट्री, वो पहले एग्जांपल देंगे, फिर उनसे पूछा एग्जांपल नहीं इसका मतलब बताओ, वो मतलब ये बताएंगे कि कितने भी यूनिट बना लो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, जो कि गलत है। एक सर्टेन लेवल तक यूनिट बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट सेम है। समझ आया? ये मिटा दूं? वैसे मुझे लगता है कि इतना पढ़ाने को कोई फायदा तो होता नहीं है, तुम भूल तो जाती हो। तो जिसको तुमने नोट्स दिए थे वो उसके सेकंड ईयर के एग्जाम हो गए, अब वो फाइनल ईयर में होगा। सेमेस्टर एग्जाम हो रहे थे उनके, फाइनल एग्जाम तो मई जून में हमारे होंगे। सेकंड ईयर के? हाँ। तो सेकंड ईयर के तो हो गए ना तुम्हारा तो फाइनल के है ना? हाँ। तुम भूल गए तो मैं सेकंड ईयर पास कर ली, नहीं भूली। फिर तुम कह रहे हाँ सेकंड ईयर के ही होंगे, भूल गए कोरोना तुम्हें पास मतलब करवाया। हमारे नहीं होंगे, मतलब उनके भी ना फाइनल एग्जाम होंगे। हाँ जैसे ना फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म स्कूल में होते थे ना, वैसे ही इनके होने लगते अब। हाँ होते हैं इनके भी। चलो अब वेरिएबल कॉस्ट पे आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट सिंपल है। वेरिएबल कॉस्ट कहती है, देखो दिस कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जितना बनाओगे
उतना लगे खर्चा होगा। एक भी नहीं बनाओगे तो एक भी खर्चा नहीं होगा। कोई एग्जांपल देना है ऐसा? एक भी बनाएंगे एक भी नहीं खर्चा होगा। हम्म, कोई भी चीज़ भी आप बनाएंगे तो खर्चा होगा, नहीं बनाएंगे नहीं खर्चा होगा। हाँ, ऐसी कॉस्ट कौन सी है जो कि बनाओगे तो ही खर्चा होगा, नहीं बनाओगे तो कोई खर्चा नहीं होगा? देखो इसमें तो चाहे बनाओ मत बनाओ खर्चा तो होगा ही। हाँ, ये वो कॉस्ट है, बनाओगे तो खर्चा होगा, ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम बनाओगे तो कम खर्चा, एक भी नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं। बताओ। ऐसी कॉस्ट। देखो अब तुम पता है ढूंढने जब लगते हो ना, सोचने लगते हो, तुम सोचते हो पता नहीं क्या मशीन वशीन दिमाग में लेकर आते हो सब। अपने आसपास ही देखो ना, तुम चाय बनाते हो, हाँ, चाय में डालती हूँ। हाँ, तो चाय बनाने के लिए क्या क्या लगता है? मिल्क लगता है, हाँ, अगर नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, शुगर लगती है, वैसे भी अगर फैक्ट्री में कोई सामान बनाएंगे हाँ। तो बनाएंगे तो लगेगा, नहीं बनाएंगे नहीं लगेगा। तो ये सब मेरे क्या होते हैं? वेरिएबल। अगर मुझे 1 कप बनाना है तो लेट सपोज ये लगता है आधा कप, ये लगती है 2 स्पून, और ये 1 स्पून, लेट सपोज 1 कप के लिए, ठीक है। अगर मैं 1 कप के इसकी कॉस्ट निकालता हूँ तो मान लेते हैं ये आते हैं 10 रुपये। अगर मुझे 10 कप बनाने हैं तो ये कितने हो जाएंगे? ये 5 कप लगेगा दूध, हाँ, डबल लगेगा। और ये 20 कप चीनी हो जाएगी, और ये 10 कप चाय पत्ती हो जाएगी, तो ये भी डबल होकर कितने हो जाएंगे? 100 रुपये। यानी कि जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ा, मेरी प्रोडक्शन बढ़ी, ये कॉस्ट भी बढ़ती चली गई। नहीं समझ आया? हाँ। ये दोबारा बताओ। आगे भी। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का नाम ही क्या होता है? चेंजेबल, जो चेंज हो जाए। और पूरा चैप्टर सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड है। इसी को वेरिएबल कॉस्ट को प्यार से हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट। समझ आया? यानी जो तुमने पढ़ा है पहले वेरिएबल कॉस्ट, उसी का नाम यहाँ पे बदल के उन्होंने नया नाम रख दिया, फैशनेबल नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? मार्जिनेबल कॉस्ट। ठीक है, समझ आया? मैं आपके फोन में जब फोन आता होगा सुबह सुबह के टाइम में, तो आपका क्यों तब सुने? बारिश हो गई, हाँ, लगता है कि आपको कब? आदत हो गई। चलो ये लिख लो फटाफट से। कब मतलब इसका? हाँ, ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो हम शर्ट बना रहे हैं, एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगता है? 2 मीटर। ठीक है, तो मैंने एक शर्ट बनाई तो कितने लगे? 2 मीटर। लेट सपोज 1 मीटर आता है 50 रुपए का, तो 2 मीटर कितने हो गए? 100 रुपए के। मैंने 3 शर्ट बनाई तो कितने मीटर लगेंगे बताओ? 6 मीटर। और 1 मीटर कितने का है? 50 का, तो कितने हो गए? 300 रुपये। मैंने 200 शर्ट्स बनाई तो कितने मीटर लगेंगे? 400 मीटर। और 1 मीटर है 50 रुपये का, तो कितने हो गए? 2000 रुपये। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाऊं, ये लिख लो। तो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ये हो गई मेरी कॉस्ट, और ये हो गई मेरी, सॉरी, ये हो गया मेरा प्रोडक्शन, और ये हो गई मेरी कॉस्ट। ये ग्राफ समझ आ रहा है? बताओ फिक्स कॉस्ट का कैसे क्या समझ आया इसमें बताओ? कॉस्ट है, अदर प्रोडक्शन है। हाँ, अगर मैं 0 यूनिट बनाता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मेरी फिक्स कॉस्ट है 10,000 की। अगर मैं एक भी यूनिट नहीं बनाता तो सैलरी कितने दूंगा? 10,000। 1 यूनिट बनाता हूँ तो सैलरी 2 यूनिट बनाता हूँ तो चाहे मैं कितने भी यूनिट बनाऊँ, अप टू अ सर्टेन लेवल, फिक्स कॉस्ट विल बी द सेम। इसका ग्राफ बना सकते हो अपने आप वेरिएबल कॉस्ट का। इसका? हाँ, तुम्हारे पास ये डेटा भी है, देखो तुम्हारे पास प्रोडक्शन भी है, तुम्हारे पास कॉस्ट भी है। बना, पहले ये लिख लो। 11:30 हो गए, लिख लो। आप ऑफिस जब मर्जी जाते हो? जब मर्जी नहीं, वहीं से जाता हूँ। ऑफिस में डबल काम करना हो जाता है। एक तो क्या होता है, देखो काम करना आसान है, काम करवाना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। जैसे तुम काम करवा रहे हो, कभी करवा के देख लेना किसी ने। मान लो तुम मान लो झाड़ू लगानी है, तुमने अपने किसी बहन को कहा गाँव में कि ये काम तू कर दे, तुम आके देखो तो तुम्हें लगेगा ये तो पता नहीं क्या कर दिया इसने, तो तुम बोलोगे इससे अच्छा तो मैं ही कर लेती। हाँ, ऐसा तो मेरे साथ डेली होता है।
फिर अगर काम करवाते हो तो उसकी स्पीड तुमसे स्लो रहती है, हमेशा लगता है कि वो स्लो है, तुम्हें लगता है मैं तो 5 मिनट में कर देती है, आधा घंटा लगा रही हूँ। ऐसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें कहती होगी इतना सा काम नहीं हो पा रहे थे उसमें, इतने से काम के लिए इतना टाइम लगा रही है। तो काम करवाना मुश्किल होता है, काम करना ईजी होता है, लेकिन अब इस लेवल पे आके मेरी मम्मी मुझे बोली है, मेरी मम्मी बोली क्या कि धीरे धीरे काम करते हैं, हाँ सारे उठ पटाखा। उसके लिए फिर अंदर जाना पड़ता कोर एरिया में, जहाँ पे अभी परमिशन नहीं दे रखी। अच्छा, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनेगा? ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो ये कहता है जितनी आपकी प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये हो गई मेरी कॉस्ट, ये हो गया मेरा प्रोडक्शन। मैंने बनाए 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट, ठीक है। अच्छा, कुछ भी नहीं बनाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये लगा लेते हैं 100 रुपये, 200, 300, 400। अगर मैं 10 यूनिट बनाता हूँ तो लेट सपोज लगते हैं 100 रुपये। 20 यूनिट बनाता हूँ 200 रुपये, 30 यूनिट बनाता हूँ 300 रुपये, 4 यूनिट बनाता हूँ 400 रुपये। ये बन गया वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। और क्या खत्म। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका थ्योरी में, और ग्राफ बना देना ऐसे, कुछ नहीं करना, 3 लाइन खींचनी है, ऐसे 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 खत्म का। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के उसमें आता है। और क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ा बोलूँगा 12th क्लास की इको में आता है, उसमें करके आओ। मेरे को बदतमीज लगता है बुक वाले, ग्राफ नहीं देना चाहिए, पता है। ग्राफ सबसे ज़्यादा आसान होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बताओ, 3 लाइन टाइम खींचनी लगता है है, क्या? एक ये इसके खींचो तो 3 लाइन खींचनी है, एक ये एक ये, क्या टाइम लगेगा इसमें? 3 लाइन अगर लोगे, अगर लेट इसको हो रहे मार्क हो, करना है, लिखना है, अगर लेट हो रहे हो ना एग्जाम में तो फ्री हैंड खींच दो, ऐसे काट देना। नहीं काटेंगे। अगर तुमने ग्राफ सही बनाया ना तो नहीं काटेंगे, क्योंकि उनको पता होता है इतना टाइम नहीं होता तो बच्चे कर देते हैं ऐसा। तुम्हारा ग्राफ सही होना चाहिए बस खाली, और उसको समझाया सही होना चाहिए। ये बताओ समझ आ गया दोनों में? ठीक है। तो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ना क्या है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, लेकिन उसमें बीच में क्या आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी? सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल क्या होती है ये समझते हो। तुम एक ऑटो में बैठे हो, ठीक है, ऐसे कैसे होता है ना कुछ ऑटो, उसके ऐसे पहिए होते हैं, ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, ऐसे दरवाज़ा होता है उसका, यहाँ ड्राइवर होता है, देख लिया। अच्छा, मान लेते हो तुम एक ऑटो में बैठे हैं, ठीक है। अब जब ऑटो में बैठोगे सबसे पहले क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हें यहाँ से जाना है करोल बाग से, कहाँ जाना है? मान लेते हैं जाना है नेहरू प्लेस। गए हो कभी नेहरू प्लेस? लोटस टेम्पल देखा है? हाँ। वो यही है, हाँ, नेहरू प्लेस के पास में पड़ता है, ठीक है। तुम्हें करोल बाग से जाना है नेहरू प्लेस। अब जब तुम जाओगे ऑटो वाले के पास तो क्या बोलोगे उसको? प्लेस जाना, फिर वो क्या बोलेगा? किराया बताएगा। किराया बताएगा। हाँ। फिर तुम क्या बोलोगे? लेट सपोज वो कहता है 500 रुपये, मैं यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 500 रुपये लगेंगे। अब तुम क्या बोलोगे उसको? 500 रुपये लगेंगे, तो नहीं है वैसे भी, सच में 500 लगेंगे। नहीं, फिर तुम क्या बोलोगे उसको? ठीक है, लेकिन जाना ऑटो से ही है, नहीं देंगे, बोलेंगे तो दूरी नहीं थे, पैसे क्यों दे। ठीक है। तुम कम पैसे बोलोगे इसको। हाँ। हालांकि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मीटर से चले जाओ। हाँ, मीटर से जाना चाहिए हमेशा, ठीक है। मीटर बनाई इसलिए नहीं तो मीटर का फ़ायदा क्या? दिखाने के लिए थोड़ा ना है। ऐसे एक क्या ऑटो वाला था, उससे मेरी थोड़ी पैसे, देखो ऑटो में कभी भी जाता हूँ ना मैं, तो नॉर्मली तो मैं वैसे क्या ना, मैं बुक करके जाता हूँ, ओला या ऊबर से ऑटो बुक कर लेता हूँ, क्योंकि वो मीटर के आसपास का ही पड़ता है। वैसे नॉर्मली जाता हूँ तो ये बहुत पैसे मांगते हैं। जैसे CP से मुझे करोल बाग आना है तो 150 रुपये कहता है, कोई 100 रुपये कहता है, जबकि लगते हैं 70 के आसपास, ठीक है। कि बोलते हैं करोल बाग में बहुत ट्रैफिक होता है, हाँ, टाइम में फंस जाते हैं, ये है वो है। तो भाई ऐसे ही मीटर से चलते हो, ठीक है। मान लो तुम यहाँ बैठे हैं, उसने मीटर डाउन करा, इतने में फ़ोन आ गया, मम्मी ने कहा नहीं रहने दो, वापस घर आ जाओ। तुमने बोला नहीं जाना। अब क्या होगा? तुम उसको पैसे दोगे या नहीं दोगे? नहीं देंगे। दोगे। क्यों? क्योंकि जैसे वो अपने मीटर डाउन करता है, तो उसके पैसे बन गए। हाँ, वहाँ पे फिक्स चार्ज आ जाते हैं 25 रुपये के, अगर पता हो तो। पता है
इसकी कैलकुलेशन ऐसे ही होती है। सबसे पहले जब तुम मीटर से बैठोगे तो 25 रुपये फिक्स चार्ज हो गए, चाहे तुम जाओ या मत जाओ, मीटर डाउन हो गया पैसे देने पड़ेंगे। शायद पिक्चरों में भी देखा होगा तुमने, वो कहते हैं सर मीटर डाउन कर दिया है मैंने, इतने पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स चार्ज होते हैं। उसके बाद पर किलोमीटर उनके चार्जेस होते हैं। पर किलोमीटर मेरे ख्याल से 6 रुपये या फिर 7 रुपये के हिसाब से कुछ होते हैं, 1 किलोमीटर के 6-7 रुपये उनके लगते हैं। उसके साथ साथ वेटिंग चार्जेस भी होते हैं। अगर वो कहते हैं ना कि ट्रैफिक होता है, ये इसके भी चार्जेस लगते हैं मीटर के अंदर, जो कहते हैं जितनी देर तक खड़े रहेगा मीटर का चार्जेस हाँ बढ़ता रहेगा। इसलिए भाई अगर वो ट्रैफिक वाले एरिया में जा रहे हैं तो भी उसके पैसे तो बन ही रहे हैं। वो जो कहते हैं ना ट्रैफिक होगा ये होगा, सो बता रहे वेटिंग चार्जेस भी तो होते हैं तुम्हारे, और वेटिंग चार्जेस ओला में भी होते हैं, उबर में भी होते हैं। अभी मैं ओला से गया था, गुड़गांव गया था संडे को, तो वो अपनी CNG भरवाने लग गया था, तो मैंने उसको बोला था भाई यहाँ तो वेटिंग चार्जेस लगेंगे, उसकी वजह से 70 रुपये एक्स्ट्रा लगे। पर मैंने फिर उससे झगड़ा नहीं करा क्योंकि मेरे साथ और भी लोग थे। मैंने कहा मैं झगड़ा करूँगा फिर ये बोलेंगे कि नहीं, और हम किसी के घर जा रहे थे रिलेटिव के, मैंने कहा वो बोलेंगे फिर तुम टाइम वेस्ट करा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, नहीं तो फिर मैं उससे पैसे तो वापस ले ही लेता हूँ, नहीं तो उसे कंप्लेंट कर देता हूँ। हाँ अभी भाई नहीं, झगड़े वाली बात नहीं, देखो मैं राइट्स के लिए लड़ रहा हूँ। मैं पैसे क्यों दूँ, वेटिंग तुम तेरे CNG खत्म हो रही है उसके लिए मैं वेट करूँगा, मैं क्यों वेट करूँगा, और उसके पैसे मैं क्यों दूंगा। चलो आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गए मेरे फिक्स चार्जेस, और ये क्या हो गए मेरे वेरिएबल। वेरिएबल क्यों, क्योंकि जितने किलोमीटर मैं चलूँगा उतने किलोमीटर के मुझे पैसे देने पड़ेंगे। लेट सपोज मैं चला 4 किलोमीटर, तो यानी कि 25 रुपये तो शुरू में दिए, उसके बाद 6 रुपये के हिसाब से 4 रुपये दिए, 6 चौक 24, कितनी हो गई है 49। समझ आया, ये नहीं आया। इसको कहते हैं सेमी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, जो कि वेरिएबल है पर पूरी तरह से वेरिएबल नहीं है, इसमें कुछ फिक्स पोर्शन भी होता है। ठीक है, चलो उसके बाद मानते हैं, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वैसे होता नहीं है पर मान के चलते हैं कि भाई शुरू में कितने पैसे लगे 25 रुपये, उसके बाद हर किलोमीटर पे कितने रुपए लग रहे हैं 6 रुपये, तो 1 2 3 4 5, और 5 किलोमीटर के बाद उसके बाद दोबारा से 20 रुपये ऐड हो जाएंगे फिक्स के। ठीक है, मान लेते हैं मीटर में ऐसे बना रखा है कि भाई 5 किलोमीटर तक तो आपके इतने चलते रहेंगे, फिर जैसे 5 किलोमीटर से ऊपर हो गए फिर दोबारा 20 रुपये जुड़ जाएंगे। तो क्या हुआ, अगर मैं चलता हूँ 6 7 8 10 किलोमीटर तक मैं चलता हूँ तो मैं कितनी कॉस्ट निकालूंगा, मैं बोलूँगा 25 रुपये तो शुरू में लग गए। पर किलोमीटर मैं कितने किलोमीटर गया टोटल 10 किलोमीटर, 5 से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर, हर किलोमीटर के कितने रुपये 6 रुपये, और 5 किलोमीटर बाद कितने रुपये लग गए 20 रुपये, तो कितने हो गए 60 85 105 रुपये। यानी क्या हुआ, पहले फिक्स्ड फिर वेरिएबल फिर फिक्स्ड फिर वेरिएबल फिर फिक्स्ड फिर वेरिएबल। नहीं समझ आया, ये दोबारा बताओ, ये होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझ आ गया, ठीक है, लिखो। भैया ऑटो में रहना पड़ेगा, नहीं मर्जी है बना लो। दिस कॉस्ट includes a fixed portion along with variable portion, यानी इसमें फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल दोनों के ही गुण होते हैं। नहीं समझ आया, क्लियर। चलो तो हमें पढ़ना क्या है इसमें, हमें पढ़ना है वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, हाँ देखो पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। हाँ ठीक है, बस ये लिख के थोड़ी सी जगह छोड़ देना, और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल, लेट सपोज मेरी सेल्स है 1 लाख रुपए की, ठीक है, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 60,000 की।
ठीक है, यानी मैं एक सामान बेचता हूँ और बेचने पे मुझे कितने रुपए मिलते हैं, यानी सेल कितने रुपए की होती है, 1 लाख की। और जब मैं इस सामान को बनाता हूँ, क्योंकि बना के तो बेचा होगा, तो बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, ये हो गया मेरा मटेरियल, क्योंकि देखो मटेरियल मेरा वेरिएबल होता है, लेबर मेरा वेरिएबल होता है, उसके अलावा मेरे कुछ फैक्ट्री के खर्चे भी होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, मतलब जो भी वेरिएबल है जो कि चेंज हो जाता है एज पर आउटपुट, वो मेरे सारे होंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000। हालांकि ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ आपका, प्रॉफिट में कहूंगा जब मैं सेल्स में से सारी कॉस्ट घटा दूंगा, कौन कौन सी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यही होना चाहिए। भाई वेरिएबल आप हटा रहे हो, फिक्स भी तो हटाओ, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। तो इसको हम प्रॉफिट ना बोल के क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ आया, क्या बोलते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन। उसका रीजन क्या है, देखो कंट्रीब्यूशन बोलने का, क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, मैं जब सेल जितनी करूंगा उतनी ही मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि मैं एक शर्ट बना के बेचूंगा तो मुझे लेट सपोज 500 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसको बनाने में मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो लगनी है। मैं 2 शर्ट बनाऊंगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है वैसे वैसे फिक्स वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। तो इन दोनों का हमेशा क्या रहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, दोनों एक ही जैसे सीक्वेंस में चलेंगे। लेकिन फिक्स कॉस्ट का इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ये तो चाहे आप बनाओ या मत बनाओ, बेचो या मत बेचो, उसको मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसलिए हम दोनों इसका रिलेशन बनाते हैं, हम कहते हैं कि इतनी सेल पे अगर इतनी वेरिएबल कॉस्ट है तो जो बचेगा आपका ये है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब है इससे अब आप अपने कौन से खर्चे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि देखो सबसे पहले तो यही खर्चा पे होगा, उसके बाद ही तो फिक्स कॉस्ट पे होगा। क्योंकि देखो जब मैं शर्ट बनाऊंगा या मैं कुछ भी चीज़ बना रहा हूँ तो पहले मैं सैलरी दूंगा या पहले मटेरियल के पैसे दूंगा, मटेरियल, क्योंकि जब मैं उसको लेकर आऊंगा तभी तो बना पाऊंगा। या उधार में भी लाया हूँ तो भी पहले मटेरियल वाले के पैसे पे होंगे, इसकी बारी तो बाद में आएगी, इसकी बारी तो कहाँ से दी जाएगी, इसमें से दी जाएगी। यानी ये कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए, फिक्स कॉस्ट के लिए, इसका इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कंट्रीब्यूशन। यानी अगर मैं कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है बताओ, क्या फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन का, सेल्स माइनस, ये फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला है, ये तो सिंपल लॉजिक है कि भाई आपने सेल करी, उस पर वेरिएबल कॉस्ट हुआ, तो कितना बच गया वो क्या है आपका कंट्रीब्यूशन। ये सच में फॉर्मूला है, ये बच्चे से पूछ रहे हैं कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कहते हैं कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, जबकि इसका मतलब क्या है कि भाई आपने सेल करके वेरिएबल कॉस्ट जब हटाई तो कितना कमाया, ताकि क्या निकाल सको, फिक्स कॉस्ट। मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट है मेरी 2 लाख रुपए की और ये कंट्रीब्यूशन कितना है, 40,000। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, 40,000 में वो 2 लाख की कॉस्ट है, रेंट है 2 लाख का, अब क्या करें, क्या करेंगे, काम बंद करो घर जाओ, भाई इतना कमा ही नहीं पा रहे, वही तो। समझ आया, इसीलिए ये निकालते हैं। देखो अगर मैं ये नहीं निकालूंगा तो मैं सीधा क्या बोलूंगा कि 1 लाख की सेल करी, 2 लाख का खर्चा, 1 लाख का नुकसान हो रहा है। आपको कम से कम पता तो होना चाहिए भाई कितना आपको देना है। यानी इसका मतलब है मुझे सेल बढ़ानी पड़ेगी और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि मैं किसके बराबर आ जाऊं, कम से कम इसके बराबर आ जाऊं। और इससे ऊपर जाऊंगा जब ये मेरा, लेट सपोज ये मेरा होता है 2 लाख, तो अगर ये 2 लाख है ये भी 2 लाख है तो प्रॉफिट क्या हो गया, 0। अगर ये मेरा 2 लाख से ऊपर हो गया तब मैं ये पे करने के बाद प्रॉफिट में जाऊंगा। समझ आया, ये मुश्किल लग रहा है, नहीं आगे से यही है बस पूरे चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, इतना ही चीज़ें घुमाता रहेगा वो, फालतू में इधर उधर लेके जाता रहेगा चीज़ों को, ठीक है। ये होता है कंट्रीब्यूशन। अब ऐसा कुछ लगा कि हाँ ये कोई फॉर्मूला है, यानी इसका मतलब क्या है, सिंपल, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ ये मैं टोटल में भी कर सकता हूँ और पर यूनिट भी कर सकता हूँ, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि ये पर यूनिट में आ सकते हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में नॉर्मली नहीं आती है, आ सकती है पर नॉर्मली नहीं आती है। नहीं समझ आया, आगे बढ़े। बस ये पीवी रेशियो करनी है मैं खाली, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अच्छा अब मुझे बताओ जरा, लिख लिए, चलो लिखो। लग रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग मुश्किल है, जो बच्चे कह रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग मुश्किल है। तो शुरू में पढ़ा ही है, अभी तक नहीं लगा तो आगे भी नहीं होगा। पूरा चैप्टर जो मैंने अभी कराया ना, सिर्फ इतने में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है इसका, पूरा चैप्टर इतना ही है।
जितनी मैंने आज बात बता दी। और देखना मैं यही बातें रिपीट करता रहूँगा। अब वो क्या करेगा, कुछ नई चीज़ घुमा देगा, कभी मटेरियल दे देगा, कभी लेबर दे देगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बहुत सारी होती हैं, सारी वेरिएबल कॉस्ट दे देगा, पर काम एक ही करना है सबके लिए। अगर तुम्हें बेसिक थीम पता चल गई ना कि अच्छा वेरिएबल कॉस्ट ये है, फिक्स कॉस्ट ये है, जैसे कॉस्ट दे देगा अलग अलग। अब जिसको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस ही नहीं पता, वो कहाँ से मार्जिनल कॉस्टिंग पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ज़रा, जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है? सेल्स का 40% है। हाँ। यानी अगर मैं सेल्स का 40% निकालता हूँ तो ये आएगा। अब मुझे 40% बता दो कैसे निकाल लिया तुमने? कंट्रीब्यूशन दिया मतलब निकाल लिया। हाँ, 40 तुमने बता दिया ना, निकाला कैसे? मुझे कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी ना, कोई कैलकुलेशन बताओ कैसे निकाला। कैसे निकाला? उसको डिवाइड करके। किसको किससे डिवाइड करके? 1 लाख पर 40,000 से। ऊपर क्या लिखूं? 1 लाख। 1 लाख लो, नीचे 40,000। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, कितना परसेंट आ गया? 400 लेना। हाँ 400 में गलत हो जाएगा। हाँ, तो गलत करा दूंगा भाई। तुमने ये ठीक निकाला, पर ये गलत क्यों कर दिया? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। हाँ 1 लाख ऊपर और 40,000। हाँ, इसका रीज़न क्या है बताओ, क्यों ये ऊपर गया? क्योंकि ये याद करो, 25% पढ़ते हो, हाँ 20% प्रॉफिट ऑन सेल। हाँ। इसका मतलब क्या होता था कि भाई 100 रुपये का सामान पे इतने रुपए का क्या है प्रॉफिट, यही तो होता था। नहीं समझ आया? हाँ, तो इसका मतलब कितने का सामान है हमारा? 1 लाख का। 1 लाख का सामान है, उस पर कितना प्रॉफिट है? 40,000। तो क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ इस बार, प्रॉफिट का कितना परसेंट आ गया। अब जरा इसको लिखते हैं। मैंने ऊपर क्या लिखा बताओ? सेल्स। एक मिनट, तुमने उल्टा लिखवा दिया वैसे, पहले ठीक था। 40,000 ऊपर आएगा, ये मैंने दोबारा वही लिख दिया ना। 40,000 ऊपर आएगा और 1 लाख नीचे आएगा। ये तो हुआ, इतने सेलिंग प्राइस पे इतना प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस नीचे आया। ये पहले से ही कर चुके हो, कुछ नया करा? चलो अब इसको लिखते हैं। ऊपर मैंने क्या लिखा? कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस। सेल्स, सेलिंग प्राइस है सेल्स इनटू 100। ये फार्मूला है बस। ये फार्मूला है, कोई बताओ? ये पहले पढ़ा ही नहीं पढ़ा? इसमें ऐसा लगता है कि हमें फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। मैंने सिंपल क्या कहा, इतनी सेल हुई, इतना वेरिएबल कॉस्ट है, कितना कंट्रीब्यूशन 40,000। अब मुझे इसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा कितना सेल है 1 लाख, नीचे लिख दो, उस पर कितना प्रॉफिट या कितना कंट्रीब्यूशन है 40,000 मल्टीप्लाई 100 कर दो, बस पीवी रेशियो आ गई। एग्जाम में ये पूछेगा पीवी रेशियो निकालनी है, और बच्चे पहले याद करते हैं। अच्छा पीवी रेशियो, तो पहले पीवी रेशियो का फॉर्मूला याद करो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। भाई किस बात का फॉर्मूला है ये? तो तुम 12वीं क्लास से करते हुए आ रहे हो। बस उसने क्या करा, इसको फैशनेबल नाम दे दिया। जहां यहाँ पे प्रॉफिट होता था वहां उसने क्या दे दिया, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन जैसे ही कोई बोले तो दिमाग में आना चाहिए, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग बढ़ रहे हैं। और वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद जो बचता है वो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है फिक्स कॉस्ट को पूरा करने के लिए, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, कंट्रीब्यूशन। 99% बच्चों को तो पता ही नहीं होता इसका नाम कंट्रीब्यूशन ही क्यों रखा हुआ है, इसको प्रॉफिट क्यों नहीं बोलते। मैंने पूछा था भाई इसको प्रॉफिट बोलो ना, भाई ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो निकालते थे इसको भी प्रॉफिट बोलो, लेकिन इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसका रीज़न है ये कंट्रीब्यूट करेगा फिक्स कॉस्ट को पूरा करने के लिए, इसलिए इसका नाम प्रॉफिट नहीं है, इसका नाम कंट्रीब्यूशन रखा गया है। और ये हमने नहीं रखा, ये इंग्लैंड वालों ने रखा था। ठीक है, इंग्लैंड वालों ने? हाँ आता है ना उसका CIM में, कॉस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंग्लैंड या स्कॉटलैंड ऐसे करके आते हैं कुछ। ऑस्ट्रेलिया का भी आता है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। नहीं समझ आया? एक बार दोबारा बताऊँ? पक्का? चलो बाकी कल करते हैं। तो यानी हमने क्या पढ़ा अभी, पीवी रेशियो और दूसरा। अच्छा अगर मैं पीवी रेशियो की डेफिनेशन पूछूं तो क्या बताओगे? पीवी रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है? मैं अगर समझ है कंट्रीब्यूशन सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, इसको मैं पर यूनिट में निकाल सकता हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, बताओ ज़रा पीवी रेशियो की डेफिनेशन बताओ क्या होती है, अगर समझ गए हो तो। कंट्रीब्यूशन और सेल्स का वो है, क्या है?
क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ से आ गया? क्या होता है भैया? पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो परसेंटेज है हाँ, जो ये बताती है कि आपकी सेल पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, होगा। बस। और क्या है? हाँ, तो ये तो बात ही नहीं है। ये डिविडेंड कहाँ से आ गया? ठीक है, हाँ, चलो बाकी बात में करते हैं। रेशियो। देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं 2011-2012, उसने क्या निकालने के लिए कहा है? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो। बस इतना सा क्वेश्चन। हाँ देखो ये तीन चीज़ें, ब्रेक इवन, पीवी रेशियो, सेल्स, करेंगे इसको।